नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आप लोगों से कहा था कि आने वाली जो हमारी अगली वीडियो होगी वो अब विज्ञान से रिलेटेड जो है वीडियो आएगी। उसी के अकॉर्डिंग हमने विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गए हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आ रहा होगा, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वहां से जाकर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च कर नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री में पा सकते हैं नोट्स जो है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की पर्यावरण सामाजिक अध्ययन वाला जो बुक थी उससे हमने आपको करा दिया था सारा टॉपिक EVS वाला, जो सामाजिक विज्ञान वाला टॉपिक था वो सारा टॉपिक हमने करा दिया था। आपको पता होगा कि प्राइमरी सुपर टेट में शिक्षक भर्ती में विज्ञान से 10 प्रश्न बनते हैं, जिसमें तीनों विज्ञान के पाठ के सिलेबस जो है छाट कर दिए गए हैं। उसी में से आज हम देखने वाले हैं वो प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे 2018 के 2019 के 2 बार एग्जाम महत्वपूर्ण हुए हैं, तो उन्हीं की हम जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि आने वाला जो हमारा शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कितने हार्ड हैं, कितने नरम हैं, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए विज्ञान का पहला प्रश्न जो कि ये 2018 वाला है, ध्यान रखिएगा 2018 का पेपर का ये प्रश्न है। इसके बाद 2019 वाला आएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि CH3 जैसे निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार नाम इस प्रकार है CH3 CH4 Br+ NaOH, ऐसे जब नाम दिया गया है। और इसको आपको पता होगा कि जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें विकल्प ही नहीं थे, लिखित पेपर था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको हल करना था। तो उसी को अकॉर्डिंग ये प्रश्न भी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, नाभिकीय स्नेहक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका उत्तर जो हो जाएगा। 2018 का था, 2019 में फिर विकल्पी होने लगा था, तो अब आने वाला एग्जाम भी जो है विकल्पी ही होगा, ये आप समझकर तैयारी करिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न उसी समय 2018 में पूछा गया कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है। आप सोच सकते हैं 2018 में ऐसे ऐसे प्रश्न बने थे, तो 2023 या 24 में अगर भर्ती आएगी तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जितना समय आगे बीतता जाता है उतना ही जो है पेपर हार्ड होते चले जाते हैं, कंपटीशन जो है उतना ही हार्ड होता चला जाता है। तो आप के लिए ये 10 नंबर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर टेट में हर 17-18 सिलेबस दिया गया है, हर सिलेबस में से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, और हर सिलेबस के अलग अलग क्वेश्चन के लिमिट भी हैं। तो यहाँ विज्ञान का भी देख लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रश्न का जो लेवल है वो भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अगर विज्ञान के अच्छे खासे जानकार नहीं हैं तो 10 में से 10 लाना भूल जाइएगा। लेकिन अप्रक्ष 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञान के सिलेबस में अगर आप कर लेते हैं तो अच्छे अगेन करेंगे। बाकी हर आदमी का हर सिलेबस में पकड़ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि ये दूसरे प्रश्न में देखिए अपवर्तनांक जल का दिया गया है, उसके बाद कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, और जल के सापेक्ष जब कांच का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो इसके बाटे के रूप में रखा जाता है। अब आपको पता होगा कि 3/2/4/3, और बाह्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों का गुणनफल करेंगे तो इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसमें भाग दिया जाता है, आपका ये मान जो है प्राप्त हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, और अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी रुधिर वाहिनी फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है। तो इसकी हम बात करेंगे जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। फुफ्सी शिरा क्या होता है, फुफ्सी धमनी क्या होता है, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, हृदय के पूरे पार्ट के बाद हम बात करेंगे कि कैसे ब्लड वहाँ आता है, कैसे उसमें पंपिंग होता है, कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसी प्रक्रियाएं चलती हैं, सबकी बात किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि
रुधिर वाहिनियों में फेफड़ों से ऑक्सीजन रुधिर मतलब ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है वो बाएं अलिंद तक ले जाता है, तो वो फुफ्सी सीरा होता है। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्सी सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा, वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न चौथा है कि एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। तो उसको अनुकूलन कहते हैं। जब आप किसी वातावरण में परिवर्तित करते हैं, जैसे आप कभी गर्मी के स्थान पर रहते हैं, ठंडी के स्थान पर जाते हैं, तो जो जीव उसमें अपने आप को डाल लेते हैं उसी को अनुकूलन कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है। ये सभी प्रश्न 2018 के हैं तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि एक विद्युत बल्ब में 20 एस में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। ये भी देखिए साइंस का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब विद्युत शक्ति बराबर P/W यानी वर्क जो हो जाता है और समय जो होता है, कितना वाट का जो खर्च हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो 100 वाट का हो जाएगा, 2000 में 20 से भाग देंगे तो 100 वाट प्राप्त आपका हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देख लीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रा होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, कार्य बाटा समय, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कार्य बाटा समय, जूल बाटा सेकेंड जो होता है, समय का सेकेंड मात्रक होता है। तो यहाँ थोड़ा हाथ चल नहीं रहा है, जैसे देखिए जूल बाटा जो सेकेंड दिया गया है, ये कार्य बाटा हो जाएगा समय। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, और कार्य का मात्रक जूल होता है, या ऐसा ही मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहक किस तत्व की है। तो क्लोरीन की होती है। 2018 में डायरेक्टली ये पूछा गया था, विकल्प नहीं थे। किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन स्नेहक या स्नेहक बंधु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधु वोल्ट प्रति परमाणु के व्यक्त की जाती है। हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहक क्लोरीन तत्व जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्लोरीन स्नेहक के रूप में काफ़ी कार्य करता है इलेक्ट्रॉनों के। प्रश्न नंबर 7, अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं साइंस से रिलेटेड। देखिए 7 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से बी स्थान तक समान चाल 4 किमी प्रति हावर घंटे से जाता है और एक ही समान चाल से 2 किलोमीटर प्रति हावर से वापस लौट आता है। तो ये पूरी यात्रा में औसत चाल, और औसत चाल का सूत्र आपको पता होगा कि दोनों राशियों का गुणनफल, मतलब होता क्या है कि 2 गुणे पहली जो चाल है उसको 4 लिखेंगे, उसके बाद दूसरी चाल क्या है हमारी 2 हो जाएगी, बाटा इन दोनों का योग हो जाता है। जो चाल होती है ना उन दोनों का योग हो जाता है। 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। आगे देखिए उसी अकॉर्डिंग तक दिया गया है, मैं यही सूत्र आपको बता रहा था। 2xy/x + y हल करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। 2018 के एग्जाम में पूछा था, ये साइंस से रिलेटेड। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर अगला हमारा 8वां प्रश्न है कि नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। देखिए ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, वनस्पति विज्ञान से आ जाता है। तो वो बीज जो नग्न होते हैं, नग्न बनते हैं, उनको अनावृत बीज कहते हैं। एक होता है आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी में जो बीज जैसे बनता है तो इसके ऊपर जो कवर होता है वो कवर नहीं होगा इसमें अनावृत बीजी में, लेकिन जो आवृत बीजी होते हैं उसके ऊपर कवर होता है और बीच में जो है उसके फल होते हैं, जो भी पार्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अनावृत बीजी में नग्न बीज बनते हैं, नग्न रहते हैं बीज, उसी को अनावृत बीजी पौधे या बीज कहते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए ये एक प्रश्न पूछा गया था कि उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सी वाला विटामिन सी हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा आज डिस्प्ले हमारा मोबाइल का सही से चल नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 10, ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है, आपको पता होगा परावैंगनी किरणों को, और ये समताप मंडल में पाई जाती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। परावैंगनी किरणें हमारे जो अल्ट्रावायलेट किरण को कहते हैं वो हमारे शरीर को नुकसानदायक होती है। कैंसर जैसी बीमारी, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो सकता है उसके इन्फेक्शन से। प्रश्न नंबर 4, अब देखिए ये प्रश्न जो है ये आपको 2019 के एग्जाम में, अब बहुविकल्पी आ गए तो 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं 2019 के। खाने का नमक किस से बना है।
आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। किससे बना है खाने का नमक, वो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो किससे बना है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए खाने का नमक मजबूत अम्ल HCl और मजबूत क्षार NaOH से बना होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका उपयोग घरों में भोजन बनाने, खाद्य पदार्थों जैसे अचार, मुरब्बा आदि घोल बनाने में किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि हम खाने वाले नमक को कहते हैं NaCl यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज थोड़ा डिस्प्ले हमारा सही से चल नहीं रहा है फ़ोन का। प्रश्न नंबर 5 है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। तब नया जो संवेग होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो इसका विकल्प जो होगा सी वाला, प्रारंभिक मान का जो है 2 गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल, मतलब वेग, चाल ही वेग की, तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। जितनी अधिक चाल होती है गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती है। ये बात तो समझ में आ गया। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जितनी बड़ा द्रव्यमान उसका रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग का मान जो है 2 गुना हो जाता है। यही बात यहाँ पर पूछा गया था। प्रश्न नंबर 6वां, ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तरंगे दो तरह की उत्पन्न होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे, एक अनुदर्द तरंगे। यहाँ तो उत्तर आपको दिख ही गया होगा। ये जो ध्वनि तरंगे होती है ये अनुदर्द तरंग होती है, ठीक है ना। हमें दर्द देती है ध्वनि जब हमारे डीजे का आवाज़ ज़्यादा होता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे कौन होती है, तो प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ऐसे ये प्रश्न बन सकते हैं। बाकी चीज़ें हम जब आगे कवर करेंगे तो इस चीज़ों को भी डिटेल में कवर करने का प्रयास करूँगा अपनी तरफ से जितना हो सके। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक अनुदर्द होती है। इस तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं और उन्हें अनुदर्द तरंग कहते हैं। तरंगों के संचरण सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए 1 माइक्रोन के बराबर भी पूछ दिया है यहाँ पर प्रश्न 7वां। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, माइक्रोन होता है, मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए ये तो पूछा है, मुफ्त माइक्रो का पूछ दिया है, तो नैनो का भी पूछ सकता है, पिको का भी पूछ सकता है, फेम्टो का भी पूछ सकता है और एंगस्ट्राम का भी पूछ सकता है। तो बने रहिएगा, हम जरूर उन चीज़ों को बात करेंगे आने वाले एग्जाम में, आने वाले वीडियो में। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, देख ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है। कभी कभी इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख कर दे देता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल कहते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, देख लीजिए डी वाला विकल्प समताप मंडल, वायुमंडल से रिलेटेड है ये चीज़ें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे ही साइंस बायोलॉजी के प्रश्न हैं जीव जंतु से। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें मैं आपको उत्तर दिखा रहा हूं, लेकिन आने वाली वीडियो होगी उनमें अब आपको उत्तर नहीं दिखेगा। मैंने सोचा काफ़ी उत्तर भी इसमें हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए श्वास छिद्र का कौन करेगा, तिलचट्टा ही ना करेगा, काकरोच ही ना करेगा। बाकी मछली में होता है श्वास छिद्र, नहीं होता है। केचुए में होता है, होता ही नहीं है। घेगा में होता है, नहीं होता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। काकरोच में श्वास नली श्वास छिद्रों द्वारा होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नलों में जाकर शरीर में ऊतकों के विभिन्न विसरित होता है और यही शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। इसी प्रकार कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और वो श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, हमारे जो हृदय है
वो ऑक्सीजन का उसमें उथू करता है, मिश्रण करता है, उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलता है फेफड़े के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर जो है ये पर श्वास छिद्र पाया जाता है, इनमें छिद्र कई पाए जाएंगे, वहाँ से सीधे इनके जो है रंध्रों से जुड़े रहेंगे, ब्लड वाले रंध्र होते हैं उससे जुड़े रहते हैं और वहाँ से इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, हार्ड है साइंस का, जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ की एक सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति एक समय के संबंध में x बराबर 6t² - 5 के अनुसार बदलती है। आगे देखते हैं इसका हल कैसे, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, ऐसे प्रश्न मुझे भी नहीं आते हैं। तो देखिए बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही होगा। और इसका मेथड ये है, हालांकि मुझे ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 11, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? सबको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की, बेरी बी की, और रिटेक्स रोग डी से होता है। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था फिर से 12वां प्रश्न। 4.4 स्मॉल जी CO2 का NT पर आयतन क्या होता है वो आपको बताना है। इसमें NT पर आयतन क्या होता है तो 2.24 L लीटर होता है। जैसे यहाँ पर CO2 के मूलों की संख्या बराबर CO2 का भार, ग्राम में CO2 का अणु भार जो है लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, भार दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, अणु भार भी इसका 44 होता है अणु भार। यहाँ पर NTP का अणु भार जो 44 होता है, CO2 का अणु भार, मतलब यहाँ पर CO2 का अणु भार आपको याद होना चाहिए 44 होता है। ठीक, अब भाग देंगे जब इसमें तो 0.1 मोल के बराबर आता है, और जब मोल में आप ज्ञात कर लेंगे तो उसको आप NTP पर आयतन ज्ञात किया जाता है। तो 1 मोल CO2 मतलब 1 मोल CO2 गैस का NTP पर आयतन 22.4 लीटर होता है। तो उसके बाद 1.0 मोल का CO2 के गैस का NTP पर आयतन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 के साथ 0.1 का, तो 2.24 लीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके सूत्र की बात हम करेंगे, ध्यान रखिएगा आने वाली वीडियो में। अब चलिए प्रश्न नंबर 13, इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 का, सबसे कमजोर क्षीण बल इसमें से आपको बताना है। कौन है तो वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। खोज किसने किया था गुरुत्वाकर्षण बल की, तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका खोज किया था। और सबसे कमजोर क्षीण बल यही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये थे लगभग 20 प्रश्न आपको मैं करा दिया। 13 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, लेकिन 2 पेपर का है तो अलग अलग मैंने जो है इसको एक जगह सेट कर आपको कराने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन देखने के बाद हमें लगता नहीं है कि जो अगला साइंस का पेपर, मतलब कि जो अगला सुपर टेट का पेपर होगा उसमें भी ऐसे प्रश्न जो है इससे थोड़े हार्ड ही आ सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आने वाली वीडियो में हमारा पहला टॉपिक होगा जो कि दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। थ्योरी कम ही कराएंगे क्योंकि थ्योरी इसमें उतने इम्पोर्टेंट बुक में नहीं दिया गया है। बाकी चीज़ें वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।